स्टूडेंट्स, मार्गोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है ये 10th स्टैंडर्ड के एंटायर हिंदी का आज हम दूसरी इकाई का दूसरा जो लेसन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये पूरा पठन है। तो नेचुरली पूरा पठन में आज हम लोग देखने जा रहे हैं दो लघु कथाएं। ये छोटी छोटी दो कहानियां हैं और इसके लेखक जो है ये नरेंद्र छाबड़ा जी हैं। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। मतलब ये जो कथाएं लिखते हैं तो उस पर से इतना सारा हमको मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अब ये नरेंद्र छाबड़ा जो जाने माने कथाकार हैं, इनके बाकी जो इनकी मतलब इनका जन्म कब हुआ या बाकी हमारे पास में इंफॉर्मेशन किताब में भी नहीं है। तो कहानियों के साथ में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लघु कथाएं बहुत सुंदर लिखी है और इनकी प्रमुख कृति है मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। अब यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है तो और इस पर से इतना सारा मतलब सीखने के लिए मिलता है। दोनों लघु कथाएं बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको जैसे ही मैं कथा के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि जब कथा क्या बोलेंगे उसका पढ़ाई करेंगे तब आपको अपने आप ही जानकारी आएगी उसमें से कितना सुंदर मार्गदर्शन मिलता है। हमारे ऊपर हमारे सोचने का तरीका जो है वो बदल जाता है। इतनी सुंदर कथा, इतनी छोटी सी लघु कथा लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने जैसे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दो लघु कथाएं। पहली लघु कथा का शीर्षक है कंगाल। ठीक, कंगाल देखिए कितना सुंदर है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रात में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू का मतलब क्या है? लू का मतलब है तेज हवा। यानी रात को भी तेज हवा थी और उमस का मतलब है गर्मी। ठीक, तो रात को भी मतलब बहुत तेज हवा चलती थी और गर्म हवा होने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा सब पसीना पसीना हो जाता है शरीर जो है, तो उससे कहते हैं उमस। रात में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। ये उस समय की बात कर रहे हैं कि जब जो हमारे हम कहते हैं जिसे हम समर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भीषण गर्मी पड़ी हुई थी सब। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता जाए। राहत पाने के लिए मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए। और लिजलिजा मौसम मतलब बस यूं समझ लीजिए जहाँ बहुत सारा पसीना आ रहा है, यहाँ पसीना वहां पसीना, हम ऐसे क्या कहते हैं इसको, लिजलिजा मौसम। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की सोचा इस लिजलिजे और घुटने पर मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताया जाए। तो लेखक का कहना था कि मैंने ये सोचा कि चलो अब ये मौसम से बाहर जाने के लिए कुछ दिन अपन पहाड़ों पर जाके आ जाते हैं, ये मौसम से बाहर आ जाएंगे, इतनी गर्मी में रहना पॉसिबल नहीं है। तो अगले सप्ताह को नेक्स्ट वीक पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल गए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र निकल गए। 2-3 दिन में ही मन में सुकून सा महसूस होने लग गया। जैसे ही वो पहाड़ों पर पहुंच गए तो वहां का वातावरण जो था बहुत ही सुंदर था, इसलिए मन में सुकून सा मतलब शांत फील होने लग गया था। वो जो गर्मी थी वो नहीं है अभी। सुकून मतलब शांतता। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, मन बदलाव के लिए पर्याप्त। कितना सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का। देखिए, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, मतलब इतने सारे पहाड़ों की तरफ देख के लेखक को ऐसा लगा कि वो सीना ताने खड़े हैं अपना गर्व से। उसके बाद में वृक्ष का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि अपनी दीर्घता मतलब ऐसे वृक्ष जो कई सालों से वहां है, कई सालों से जो है वो मतलब यूं समझ लीजिए 50 सालों से 100 सालों से अपनी दीर्घता दिखा रहे हैं। ऐसे वृक्ष थे वहां पर कि हम देखो कितने दिनों से यहाँ खड़े हैं। पहाड़ों की नीरवता मतलब शांत एकदम। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर
अपने नीरव मतलब फिर से शांत। नीरव का मतलब है शांत। पहाड़ों की शांतता में जो झरना बह रहा था वो हल्का सा शोर करता हुआ अपना अस्तित्व दिखा रहा था कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ सिर्फ पहाड़ी नहीं है, मैं भी हूँ। तो ये सब जो है इनकी तरफ देख के मन में बदलाव हो रहा था, मतलब इतना शांत फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था लेखक। उस दिन शाम, अब लेखक बता रहे उसी दिन शाम को, शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। वो झील वहां पर थी, झील का मतलब है छोटा तालाब। छोटा तालाब के किनारे किनारे लेखक जो है वो टहल रहे थे, चल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया। भुट्टे वाला आया और बोला साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है। उसने बोला कि साहब गरम भुट्टा चाहिए क्या, मैं मसाला लगा कर देता हूँ। तो लेखक ने पूछा कितने का है, तो 5 रुपए का। उसने कहा 5 रुपए का क्या, 5 रुपए में एक भुट्टा? लेखक ने बोला हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो, ठीक है? नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा, वो भुट्टे वाला बोल रहा था। तो रहने दो। और लेखक बोले चलो ठीक है, फिर तुम 2 रुपए में बेच, सॉरी हमको तो 2 रुपए में मिलते हैं, तुम 3 रुपए ले लो। वो बोला कि नहीं साहब यहाँ 5 में ही मिलेगा आपको। तो लेखक बोले चलो ठीक है, रहने दो आगे। और लेखक आगे बढ़ गए। अब जैसे ही लेखक आगे बढ़ गए तो वो क्या लिखते हैं, एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठक गए मतलब रुक गए। रुक गए। मैं वर्ड्स यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। ठिठक गए मतलब रुक गए। मन में विचार उठा लेकर के कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। अभी हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्चा करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकान और बड़ी दुकान में बिना दाम पूछे खर्चा करते हैं। आपको भी, हम लोग होटल में रुकते हैं, बाहर जाते हैं, दुकान में बगैर दाम पूछे भी बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। पर गरीब से, अब ये भुट्टे वाला क्या अमीर है क्या? वो होटलों में हजारों रुपए आप दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। वो दुकानों में आप बगैर उसकी कीमत पूछे हुए पैसे दे रहे हो। ये दूसरी जगहों पर जाने के लिए हजारों रुपए खर्चा कर रहे हो, उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन ये भुट्टे वाला जो असल में गरीब है, उसको अगर आप 5 रुपए दे देते हो तो सचमुच 3 रुपए उसका क्या बोलेंगे, उसकी इनकम हो जाएगी, उसको बहुत अच्छा लगे, उसकी कमाई हो जाएगी। वो वहां जरूरी है, इन लोगों को जरूरी नहीं है, बड़े लोगों को। लेकिन हमारा क्या हो जाता है कि उसको 1 रुपए भी ज्यादा देना रहा तो हम सच बात सोचते रहे, बाप रे इसको क्या देना। तो लेखक का देखिए क्या कहना है, हम गरीब से 2 रुपए देने के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। कंगाल है मतलब हम कितने कंगाल हैं कि 1-1, 2-2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं और वहां होटलों में हजारों रुपए खर्चा करते हैं। उल्टे कदम लौटा। लेखक का कहना है कि वो रुक गया, फिर से वापस गया और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। और लेखक ने भुट्टे वाले को फिर से बुला लिया, उससे कहा कि हाँ भाई आप कितने 5 रुपए में दे रहे हो ना, मुझे 4 भुट्टे दे दो। उसको 20 रुपए दे दिए और लेखक अपने रास्ते चल गया। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब लेखक के मन में अच्छे भाव आ रहे थे कि चलो मैंने बुरा नहीं किया, हजारों रुपए उधर खर्चा करता हूँ, इसको 2 रुपए देते वक्त कंजूसी कर रहा था मैं, कितना कंगाल हूं मैं। मतलब ऐसे कंगाल लोग हैं हम, कोई अर्थ नहीं है हमारी लाइफ में। ये सोचकर उनके विचार बदले और फिर उन्होंने 5 ही रुपए का 5 रुपए से 4 भुट्टे खरीदे 20 रुपए के और उसको 20 रुपए। और अब की बार वो चल पड़े आगे। लेकिन अब की बार उनके मन में जो भाव थे वो बहुत अच्छा था कि चलो एक अच्छा कर्म किया मैंने। तो ये जो दोस्तों थी, ये जो हमारी कहानी थी उसका नाम था कंगाल। ठीक है, कितनी सुंदर कहानी है। देखिए आप भी इस पर से बोध ये लीजिए, मार्गदर्शन ये लीजिए कि जब भी गरीब लोगों से हम लोग भाव-ताव करते हैं ना तो ये गलत है। हम होटलों में भाव-ताव नहीं करते, वहाँ जितनी चाहे उतने पैसे, खाना खाने के लिए होटलों में जाते हैं, कितना पैसा दे देते हैं, पूछते हैं वहां पर, बोलते हैं उसको कि 2 रुपए कम करो, 5 रुपए कम करो, तो वो नहीं करता। उल्टा वेटर को हम 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का टिप दे देते हैं। अब मुझे बताइए, वहां 50 रुपए, 20 रुपए का टिप दे रहे हो और यहाँ पर ये गरीब रिक्शे वाले के साथ में, गरीब भुट्टे वाले के साथ में 2-2 रुपए का भाव कर रहे हो, ये क्या बात हुई? ये सुंदर मार्गदर्शन यहाँ पर किया है हमारे नरेंद्र छाबड़ा जी ने।
अब दूसरा, अब देखिए दूसरी जो लघु कथा है उसका नाम है सही उत्तर, सही जवाब, जिसको हम कहते हैं सही उत्तर। अब देखिए हम ये कहानी क्या है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी की, ये उस व्यक्ति के बारे में है जो नौकरी के लिए भटक रहा है और अलग अलग जगह पर जाकर अपने इंटरव्यू देता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में करें जिसको नौकरी की जरूरत है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन का मतलब है एप्लीकेशन, साक्षात्कार दे चुका था। आवेदन का मतलब है, मैं यहाँ इंग्लिश में लिखता हूं आपके लिए थोड़ा सा समझ में आसान हो जाए। साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू, ठीक है। आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो, इसलिए ये आपके लिए जरा आसान हो जाता है कभी कभी। साक्षात्कार दीजिए, ये जो व्यक्ति है ये कई जगह पर एप्लीकेशन कर चुका था नौकरी के लिए और कई जगह पर इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। तो उसके प्रमाण पत्र जो थे, उसके सर्टिफिकेट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी तब भी उसको जॉब नहीं मिल रही थी। नाकामयाब हो रही थी का मतलब है सक्सेस नहीं मिल रही। कामयाबी का मतलब है सक्सेस, नाकामयाबी का मतलब है फेलियर। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलाबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो रहा था। चयन का मतलब है सिलेक्शन, ठीक है। उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को पोषने के अलावा उसके वश में और कुछ था ही नहीं। उसका कहना यह था कि हर जगह इतना सारा भ्रष्टाचार हो गया है, रिश्वत देना पड़ रही है, तो अब करेंगे क्या। वो उसकी वजह से किसी को उसको जॉब नहीं मिल रहा था। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके वश में कुछ नहीं था, मतलब अब वो उसके हाथ में कुछ नहीं था। आज फिर से साक्षात्कार के लिए जाना है, आज फिर से उसको इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही रही। इंटरव्यू में जब भी उसको पूछा जाता था तो देश प्रेम के बारे में भी बहुत सुंदर लिखता था, नैतिकता मतलब मॉरलिटी, शिष्टाचार कितना मतलब क्या बोलेंगे उसको अपन, एटिकेट्स, उसके बारे में सुंदर, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, अपने विचार बहुत ही लॉजिकली सुंदर लिखता था, तब भी उसे जॉब नहीं मिल रहा था। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय। उसका इंटरव्यू चालू हो गया। अब एक उसमें से इंटरव्यूअर जो था उन्होंने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। प्रतिनिधि मंडल का मतलब है इंटरव्यू कमेटी। भ्रष्टाचार, अब इसने क्या जवाब दिया देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धुन की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार ये ऐसा कीड़ा है जो देश को धुन की तरह खा रहा है, मतलब जो पूरी तरह से सबको कंगाल कर दे रहा है, पूरी तरह से खा रहा है, मतलब अंदर से कुछ नहीं रख रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है उसको पूरा खोखला कर दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए एक कलंक है। कलंक का मतलब आप जानते हो, कलंक का मतलब है धब्बा, स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं। स्टिग्मा मतलब कलंक, ठीक। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। जैसे उसने ये जवाब दिया तो जो अधिकारी थे इंटरव्यू लेने वाले, उनको अच्छा लगा, हल्की से हंसने लगे। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी थी। वो जो समझा रहा था उन्हें रुचि, मतलब उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि चलो अच्छा बच्चा बोल रहा है। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हो, रिश्वत को आप क्या समझते हो, रिश्वत का मतलब आप क्या समझते हो। तो उसने जवाब दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं। उपहार का मतलब है गिफ्ट, ठीक है, उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें,
टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ जब भी रिश्वत दी जाती है तो रिश्वत की वजह से आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ फाइलें ये डिपार्टमेंट से आगे जाने के लिए रुक जाती है। अगर आप 100 रुपये देते हो तो वो बोलता मैं फाइल को आगे बढ़ाता हूँ, या फिर आपकी प्रमोशन है लेकिन प्रमोशन के लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है, सब जगह इतनी ज़्यादा रिश्वत देना पड़ती है कि बस पूछिए मत आप। उस वजह से पूरा एक्चुअली हमारा देश खोखला हो गया है। तो ये वही कहता है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ये हमारे लड़के ने कहा कि मेरी ऐसी धारणा है, मेरे ऐसे विचार है। धारणा का मतलब है मेरा सोचना ऐसा है। यह कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। इतना कहा और लड़का बाहर निकल गया। जानता था कि यहाँ पर भी उसका चयन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा उसको लगा, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत, ये दोनों की वजह से उसको लगा कि पूरा देश जो है वो खोखला होता जा रहा है और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रहे हैं। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। क्या बात है, उसने जो सुंदर जवाब दिए थे उसके बाद में अंदर जो इंटरव्यू कमेटी थी उनको उसका जवाब जो है वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि इसने जो जवाब दिया वो कितना सही है आज, और उसका सिलेक्शन कर लिया उन्होंने। ये उसको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका सिलेक्शन भी कर लिया। आज वह समझा, आज वो युवक को ध्यान में आया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। उसको लगा, ऐसा लगा, उसका कहना है कि सच्चाई जो है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चाई कुछ समय के लिए निराश हो सकती है लेकिन परास्त नहीं। परास्त का मतलब है हार जाना। सच्चाई कभी हारती नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए परास्त हो सकती है। जैसे बदमाश लोग आ जाते हैं तो उनकी वजह से समाज में ऐसा वातावरण निर्माण हो जाता है कि अब तो बस गए सब लोग काम से, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद में ऐसे लोग आ जाते हैं, इन बदमाशों को हकाल देते हैं और उसके बाद में फिर अच्छा वातावरण आता था। वैसा ही है ये कि भ्रष्टाचार और हमारी रिश्वत जो है ये सब दुर्गुण है जो समाज में फैले हुए हैं, लेकिन सच्चाई को ये दबा नहीं सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सच्चाई को परेशान कर सकते हैं लेकिन परास्त नहीं। परास्त नहीं मतलब उनको पराजित नहीं करना। परास्त का मतलब है पराजित करना। डिफीटेड लिख दूं यहां पर, ठीक है। तो आज का जो लेसन है ये दोनों लघु कथाएं बहुत ही सुंदर है। एक दोनों में बहुत सुंदर सोशल मैसेज दिया है हमारे नरेंद्र छाबड़ा जी ने। पूरा कथन है ये, तो नेचुरली आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सुंदर है और ये आपकी जनरल लाइफ में भी आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। इसके पीछे के आंसर्स और वर्कबुक दोनों सॉल्व करना मत भूलिए, और इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो ये वीडियो बार बार देखिए। मैंने आपके डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यहाँ पर दोनों लघु कथाओं में के दे दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनकेस कभी दिक्कत आती है तो ये वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद का जो वीडियो है वो हम इसमें हमारे एंटायर हिंदी 10th स्टैंडर्ड का तीसरा लेसन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।